हेलो फ्रेंड्स, आज हम डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के बारे में पढ़ेंगे। डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक था? डलहौजी भारत में 1848 से लेके 1856 तक था। इसके पहले हमने ये लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधियों के बारे में पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं। डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति को हम सबसे पहले विस्तारवादी नीति के अंतर्गत इसने युद्ध के माध्यम से पंजाब का विलय किया था। जब मैंने पंजाब के बारे में पढ़ाया था तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ना। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1849 में, है ना। तो इसके माध्यम से 1849 में इसके माध्यम से जो पंजाब का विलय किया गया था कंपनी के अधीन, और पेंगू जिसे बर्मा कहते थे, इसको 1852 में युद्ध के माध्यम से जीता था। ठीक। और कुशासन का आरोप लगाया था अवध में, है ना। अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उसके राज्य का विलय कंपनी के अधीन किया गया था, है ना। एक रिपोर्ट आई थी सरकारी, है ना। एक सरकारी रिपोर्ट आई थी और एक गैर सरकारी रिपोर्ट आई थी। गैर सरकारी रिपोर्ट थी कैप्टन हीबर और विशप की, है ना। और एक सरकारी रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर इसका विलय किया गया था, है ना। उस रिपोर्ट ने क्या बताया था कि जो अवध में है कुशासन फैला हुआ है, उस आधार पर डलहौजी ने साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत इसका विलय कर लिया था, है ना। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इसके पहले वाले या इसके एक पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि वो कौन सी कमेटी थी जिसके आधार पर अवध का विलय हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आती है हड़प नीति। ये काफी प्रचलित विधि थी जिसे गोद निषेध नीति भी कहते थे, है ना। गोद निषेध नीति के अंतर्गत डलहौजी ने बहुत सारे साम्राज्यों को, देशी राज्यों को कंपनी के अधीन मिलाया, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखें तो सतरा का 1848 में विलय किया गया। जेतपुर और संबलपुर का 1849 में विलय किया गया। बघाट का 1850 में किया गया। उदयपुर का 1852 में विलय किया गया। झांसी 1853 में विलय हुआ, है ना। झांसी के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होगी। यहाँ पे झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था। नागपुर को 1854 में मिलाया गया। कभी कभी इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि ये इनका क्रम क्या है, जैसे सतारा, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर, इनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। अब और आगे हम देखेंगे कार्य और सुधार। जो डलहौजी ने क्या ऐसे कार्य किए जिससे इसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है ना। डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। इसे हम आगे देखेंगे क्यों इसको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता इसे कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि इसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए थे। परिवहन के क्षेत्र में इसने बहुत सारे कार्य किए थे। संचार पद्धति के डाक तार अधिनियम इसने लागू किया था। ये सब चीजों को हम आगे देखेंगे। ठीक। तो सबसे पहले तो अगर डलहौजी को देखा जाए तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का शिखर था, है ना। जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो कंपनी के अंतर्गत जो भारतीय क्षेत्रों का विलय विस्तार की नीति जो वेलेजली ने प्रारंभ की थी, वो डलहौजी ने अपने शिखर पर पहुंचा दी थी, है ना। जो भारत का नक्शा तीव्र गति से परिवर्तित करने में इसने विशेष भूमिका निभाई। और 1813 में ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया था, मुक्त व्यापार की नीति लागू कर दी थी। भारत में मुक्त व्यापार की नीति लागू कर दी थी। कहने का तात्पर्य कि कंपनी से बोल दिया था, मतलब कोई भी कंपनी, ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत में व्यापार कर सकती थी ना, भारत में व्यापार कर सकती थी, है ना। केवल चीनी और चाय दो क्षेत्रों को छोड़कर सारी जो बंदिशें थी वो हटा दी थी। क्यों हटा दी थी? क्योंकि तात्कालिक स्तर पर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, है ना। औद्योगिक क्रांति चल रही थी। तो औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन में अत्यधिक उत्पादन हो रहा था, वस्तुओं का अत्यधिक उत्पादन हो रहा था, तो उसके लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी। तो बड़े बाजार के तौर पर उन्होंने भारतीय उपनिवेश को देखा, है ना। भारतीय उपनिवेश में उन्होंने जो चीजें निर्मित वस्तुओं को भारत में भेजा तथा भारत का प्रयोग कच्चे माल के निर्यातक के रूप में
प्रयोग किया, है ना। कच्चे माल के निर्यातक के रूप में भारत का प्रयोग किया, है ना। भारत से कच्चा माल भेजते थे तथा ब्रिटेन से निर्मित वस्तुएं भारत में आती थी। 1813 में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत एक बड़ा बाजार था, है ना। उन्हें एक बड़े बाजार की जरूरत थी जो भारतीय उपनिवेश के माध्यम से पूरी हो रही थी, और ये सब चीजें शांति पर आधारित थी, है ना। किसी तरह का कोई ऐसा मतलब भारतीय समाज में किसी तरह का इस तरह से वो नहीं चलाया गया कि लोगों को जबरदस्ती बलपूर्वक चीजें या इस तरह से गतिविधियां कर रही है। ये सब विलय विस्तार की नीति के अंतर्गत किया जा रहा था। कहीं पे सहायक संधियां की जा रही थी, कहीं पे हड़प नीति के माध्यम से इस तरह की गतिविधियों को लागू किया जा रहा था, है ना। अब हम देखेंगे डलहौजी की हड़प नीति, है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण नीति थी। इसमें क्या बताया था डलहौजी ने कि जिस भी भारतीय राज्य का, है ना, भारतीय देशी राज्य का कोई पैतृक वारिस नहीं होगा, है ना, पैतृक वारिस नहीं होगा, है ना, वैध संतान नहीं होगी, उस राज्य को हम कंपनी के अधीन मिला लेंगे, है ना। क्या होता था पहले, जब पैतृक वारिस नहीं होता था किसी राजा या महाराजा का, तो वो गोद ले लेता था, है ना। किसी को गोद ले लेता था, वो इसलिए लेता था कि जो मेरे बाद जो वंशज आएगा वो कौन होगा, इसलिए वो गोद ले लेते थे। तो इसमें जैसे झांसी झांसी के जो राजा था उसके कोई वेद वेद मतलब संतान नहीं थी, तो मतलब थी, लेकिन झांसी की रानी फिर आगे चलकर विद्रोह कर देती है डलहौजी के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पे भी वो हड़प नीति के माध्यम से झांसी पर भी अपना डलहौजी साम्राज्यवादी विस्तार करना चाहते हैं, परंतु झांसी की रानी अंततः हार जाती है, और मतलब झांसी की रानी लोहा लेते लेते समाप्त हो जाती है, अपने आप को तलवार से मार लेती है। तो झांसी की रानी की वीर गाथा भी काफी फेमस है डलहौजी की। अगर हम बात में देखें तो संबलपुर में भी संबलपुर को भी डलहौजी ने हड़प नीति के माध्यम से मिलाया, सतारा को भी हड़प नीति के माध्यम से मिलाया। हड़प नीति के अगर परिणाम देखें, जो डलहौजी ने हड़प नीति ने अपनाई, उसमें क्या हुआ, उसमें एक विशाल क्षेत्र पे अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ, भारत की सीमा में व्यापक परिवर्तन हुआ और बहुत सारे राज्य कंपनी के अधीन आ गए। भारत कच्चे माल का एक निर्यातक और निर्मित वस्तुओं का आयातक बन गया, है ना। जो मैंने बताया था कि जो ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति तात्कालिक स्तर पर चल रही थी, तो वहां पे कच्चा माल निर्यात हो रहा था और निर्मित वस्तुओं का आयात हो रहा था। कच्चा माल का निर्यात कैसे हो रहा था, जैसे रेलवे का विकास किया जाने लगा, ठीक है। रेलवे के विकास ने क्या हुआ, दूरस्थ क्षेत्रों में कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाया। दूसरी तरफ बंदरगाहों पर भी काफी अच्छी सुविधाएं कर दी गई। रात को सामान की चढ़ाई और उतराई के लिए उन्होंने प्रकाश स्तंभ लगवा दिए, है ना, प्रकाश स्तंभ लगवा दिए, लाइटें लगवा दी, जिससे क्या हो गया, कच्चा माल तीव्र गति से इंग्लैंड जाने लगा। इन सबके परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति का विद्रोह हम देखते हैं ना। क्या होता है, एक लोगों के सहन करने की क्षमता होती है। जब डलहौजी ने इस तरह की गतिविधियों को अपनाया तो लोगों के अंदर गुस्सा तथा विरोध का स्वर उठने लगे, है ना। तो इन्हीं कारण से देशी राज्यों ने मिलकर, या मतलब देशी राज्यों ने मिलकर तो नहीं, लेकिन अलग अलग देशी राज्यों ने अंग्रेजों की इन नीतियों का विरोध करा, जो 1857 की क्रांति के रूप में हमको देखने को मिलता है। तो ये डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति के एक तरह से पूरा स्ट्रक्चर था। परंतु डलहौजी के हम बहुत सारे सुधार कार्य भी जानते हैं, जो क्योंकि इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया, है ना। 1854 में वुड डिस्पैच घोषणा लाए थे, है ना। वुड डिस्पैच घोषणा के माध्यम से क्या था, कलकत्ता में विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना, है ना। ये जो भी इन्होंने सुधार कार्य किए, एक प्रमुख बात यहाँ पे थी कि सब औपनिवेशिक हितों से युक्त थे, है ना, औपनिवेशिक हितों से युक्त थे, ना, औपनिवेशिक हितों से युक्त थे। मतलब ये उतना ही सुधार करते थे जितना ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, जो उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसने भारत के आधुनिक भारत की नींव रखी। आधुनिक भारत की नींव कैसे रखी, भारत का एकीकरण किया, अलग अलग राज्यों के तहत इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य मतलब कंपनी के अधीन मिला लिया। इससे क्या हो, अखिल भारतीय स्तर पर भारत की पहचान होने लगी, है ना। अखिल भारतीय लोग जानने लगे हम सब ब्रिटिश के अधीन है, जो ब्रिटिश के अधीन आवाज उठने लगी। अलग अलग क्षेत्रों के अंतर्गत ब्रिटिश लोगों ने मतलब ब्रिटिश लोगों के खिलाफ आवाज उठने लगी। इससे क्या होगा, एक अखिल भारतीय भारत के निर्माण की प्रक्रिया
प्रारंभ मानी जाती है डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति से। आगे क्या करते हैं, रेलवे का परिचालन प्रारंभ करते हैं, है ना। लॉर्ड डलहौजी 1853 में रेलवे का प्रारंभ करते हैं। पहली रेल कहाँ से चलती है, मुंबई से ठाणे के मध्य चलती है ना। मुंबई से ठाणे के मध्य रेलवे चलाई जाती है। तो ये काफी युगांतकारी घटना थी तात्कालिक स्तर पर रेलवे का परिचालन, है ना, जो आज भी भारत को जोड़ने में काफी मदद करती है ना। तो किसने प्रारंभ की थी, डलहौजी ने रेलवे का प्रारंभ किया था। भारतीय तार विभाग की स्थापना की थी, है ना, 1852 में। टेलीफोन वगैरह की स्थापना डलहौजी के काल में होती। पोस्ट ऑफिस अधिनियम आया था 1852 में। सॉरी, इनमें डेट में देखना पड़ेगा कब आया था, है ना। मैं एक सेकंड बता देता हूं आपको, इन दोनों में से एक डेट अलग है। पोस्ट ऑफिस 1854 में आया था। पोस्ट ऑफिस वाला जो आया था 1854 में आया था, ठीक है। भारतीय तार विभाग 1852 में हुआ था। पीडब्ल्यूडी विभाग, है ना, सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो स्थापना हुई रोड वगैरह बनाने के लिए, जिसके अंतर्गत जीटी रोड की मरम्मत हुई, है ना, जीटी रोड की मरम्मत हुई, ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत हुई, इसकी स्थापना की। इससे क्या हो गया, देश का जो रेलवे सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार हुआ। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ, ठीक है। बंदरगाहों पर प्रकाश स्तंभ की व्यवस्था कराई, जिससे क्या होगा, रात्रि में भी माल की ढुलाई या चढ़ाई कराई जा सकती थी, है ना। ये इन्होंने सुधार कार्य किए। आगे देखे तो इन्हीं कारण इनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है ना। आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। भारत का राजनीतिक एकीकरण करने में इन्होंने मदद करी। जो मैंने बताया था कि अलग अलग देशी राज्यों को इन्होंने एक कंपनी के अधीन मिला लिया, इससे क्या हुआ, भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ। इन्होंने सिविल से मतलब जो डलहौजी के कार्य में सिविल सेवा हेतु प्रतियोगी परीक्षा का आरंभ हुआ, है ना। प्रतियोगी सिविल सेवा के लिए कंपटीशन एग्जाम की इन्होंने शुरुआत करी, ठीक है। तो इसी इन्हीं कारण से इनको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। परंतु यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि जितने भी ये कार्य हो रहे थे, इनके सभी औपनिवेशिक हितों से परिचालित थे, है ना। औपनिवेशिक हितों से परिचालित थे, क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, है ना। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, है ना। ब्रिटेन का उपनिवेश था, और कोई भी उपनिवेश औपनिवेशिक हितों से संचालित होता है ना। ये मात्र देश था और भारत औपनिवेश था, है ना। तो औपनिवेशिक हितों से संचालित, औपनिवेशिक हितों से संचालित होते थे। इसी कारण भारत को हम सोने की चिड़िया में देखते थे पहले, ना। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। परंतु, है ना, ब्रिटिश साम्राज्य के जब ब्रिटिश भारत से गए 1857 के दौरान, तो भारत की अर्थव्यवस्था काफी निम्नतर स्तर की थी, क्योंकि इन्होंने सारा धन का निष्कासन ब्रिटेन में कर लिया था। तो आगे की परिस्थितियों को, आगे की स्थितियों को हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।